चलिए साथियों, आज हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स यानी एक तरीके से इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट एंड साइट का मतलब होता है सेल यानी क्लॉट करने वाला सेल। इसके साइज की बात करें तो ये 2 to 4 माइक्रोमीटर का होता है। नॉर्मली इसका शेप जो होता है ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, कभी कभी रॉड शेप का भी होता है। नॉर्मली हमारे ब्लड वेसल्स में जो प्लेटलेट्स एक तरीके से नॉन स्टिकी नेचर के होते हैं, यानी एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। लेकिन जब हमारा ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाता है तो ये स्टिकी नेचर का हो जाता है। जब हमारा ब्लड वेसल्स फ्रेश कंडीशन में होता है, यानी एंडोथेलियल सेल जब फ्रेश कंडीशन में होती हैं तो एक तरीके से ये रिपल करने वाले सब्सटेंस रिलीज करती हैं। अगर उनकी बात करें तो एक तरीके से उनका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। साथ ही साथ नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ साथ ये PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन एंड ADP डिफॉस्फेटेज रिलीज करती हैं। तो इसके द्वारा ये प्लेटलेट्स एक दूसरे से रिपल होने लगते हैं, यहाँ पर आकर ये बैठ नहीं पाते हैं। यानी जब ब्लड वेसल्स हेल्दी होता है तो प्लेट प्लग का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जब कभी भी माइनर कट लगता है या चोट लगता है तो उसके बाद में ये कोलेजन फाइबर एक्सपोज कर जाती हैं और एंडोथेलियल सेल सब डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये एक तरीके से सब्सटेंस रिलीज करने लगती हैं और उसकी वजह से जो प्लेटलेट्स है हमारा स्टिकी नेचर का हो जाता है और एक प्लग का फॉर्मेशन करने लगता है। तो सबसे पहले जब हमारा ब्लड वेसल्स रप्चर करता है तो एक तरीके से हमारे ब्लड वेसल्स में वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है, यानी जो ब्रोकन ब्लड वेसल्स है उसका एंड आपस में करीब आने लगता है ताकि ब्लड का लॉस ना होने पाए, क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो लॉस ऑफ ब्लड जो होता है वो बहुत कम होता है। उसको मिनिमाइज करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। साथ ही साथ प्लेट प्लग का फॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि जो डैमेज एंडोथेलियल सेल है एक तरीके से सब्सटेंस रिलीज करती हैं, उसकी वजह से ये प्लेट्स एक्टिव हो जाता है और यहाँ पर आके बैठ जाता है और प्लेट प्लग का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है, उसके बाद प्लेट प्लग का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जो प्लेट प्लग का फॉर्मेशन होता है वो लूज प्लग का फॉर्मेशन होता है। धीरे धीरे बहुत सारे जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और साथ ही साथ ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती हैं। और ये थ्रोम्बिन एक तरीके से फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और फाइब्रिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और इसी में RBC WBC और प्लेटलेट्स एक तरीके से आकर ट्रैप कर जाती हैं और ब्लड क्लॉट कर जाता है। यानी जो सॉल्युबल प्रोटीन है, यानी सॉल्युबल प्रोटीन अगर प्लाज्मा में सॉल्युबल प्रोटीन यानी फाइब्रिनोजन होता है वो फाइब्रिनोजन इनसॉल्युबल हो जाता है, इसी को ब्लड कोagulation कहा जाता है। यानी जो सॉल्युबल प्रोटीन है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है, उसी को ब्लड कोagulation कहा जाता है। तो ये फाइब्रिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी में RBC WBC और प्लेटलेट्स आकर ट्रैप कर जाती हैं और फाइनली ब्लड क्लॉट हो जाता है, एक टाइट प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आइए देखेंगे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता, प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन एक तरीके से इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में इसको एक्टिवेट करने वाला उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, या इसको प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहा जाता है, प्रोथ्रोम्बिनेज थ्रोम्बिनेज। तो ये प्रोथ्रोम्बिनेज है एक तरीके से दो पाथवे द्वारा एक्टिवेट होता है। अगर हम बात करें जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, अगर हम बात करें जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर या प्रोथ्रोम्बिनेज है ना, ये दो पाथवे द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। एक तो होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। जब हम आपको ये पाथवे पढ़ाएंगे यानी ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाएंगे तो डिटेल्स में सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा बेस लेते हैं कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है, कैसे ये ब्लड क्लॉट करता है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे जब हमको हैवी इंजरी होती है हमारे टिश्यू में, तो एक तरीके से जो टिश्यू फैक्टर है वो इस पाथवे को स्टिमुलेट करके और फाइनली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन करती है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे उसमें टिश्यू फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं।
लेकिन जो इंट्रिंसिक पाथवे है, जो हमारे ब्लड वेसल्स में खुद अंदर कोई चोट लग जाती है या एंडोथेलियल सेल या कोलेजन फाइबर जब एक्सपोज हो जाती हैं तो ये पाथवे एक्टिवेट होता है। इसकी वजह से ये पाथवे एक्टिवेट होता है, इंट्रिंसिक पाथवे। तो जब हमारे टिश्यू में इंजरी होती है तो एक्सटर्नल पाथवे एक्टिवेट होता है, और जो हमारे ब्लड वेसल्स में कोई डैमेज एंडोथेलियल सेल या कोलेजन फाइबर या प्लेग की वजह से कोई भी है ना उस पाथवे को एक्टिवेट करता है तो उसको इंट्रिंसिक पाथवे कहा जाता है। और इस इंट्रिंसिक पाथवे के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहा जाता है। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक तरीके से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है और इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। और ये थ्रोम्बिन जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। और ये फाइब्रिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं और इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स एक तरीके से आकर चिपक जाती हैं। मान लीजिए ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे फाइब्रिन लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जितनी भी फॉर्म एलिमेंट हैं यहाँ पे ट्रैप कर जाती हैं। कुछ देर बाद देखते हैं कि ये जो क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है, टाइट प्लग का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें ये सिकुड़ने लगता है, उसको बोला जाता है क्लॉट रिट्रैक्शन। क्लॉट रिट्रैक्शन में क्या होता है कि जो एक तरीके से ये सिकुड़ने लगती हैं ताकि जो ब्रोकन एंड है ब्लड वेसल्स का वो आपस में इनका रिपेयरिंग अच्छे से हो सके, इसलिए ये सिकुड़ती हैं। तो सिकुड़ने के टाइम देखते हैं कि एक फ्लूइड का फॉर्मेशन यानी एक फ्लूइड निकलता है, उसको बोला जाता है सीरम। तो सीरम में सब कुछ होता है, बट जैसे सीरम की बात करें तो ये भी एक तरीके से इसमें प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन यानी फाइब्रिनोजन को अगर हम निकाल दें तो उसी को सीरम कहा जाता है। तो सीरम क्या है, आप यहाँ पे समझें कि फाइब्रिनोजन जो है फाइब्रिन में यानी धागा बना लेता है ना, और एक फ्लूइड निकलता है, उसी को सीरम कहा जाता है। तो किस तरह प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है, ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवे के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, जब कोई टिश्यू फैक्टर्स इस पाथवे को एक्टिवेट करता है यानी बाहर से कोई इंजरी लगती है हमारे टिश्यू को, तो वो एक तरीके से ब्लड में एक फैक्टर रिलीज कर देता है, उसके द्वारा यह पाथवे एक्टिवेट होता है, तो उसको एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। बट इंट्रिंसिक पाथवे हमारे ब्लड वेसल्स में खुद अंदर से कोई है ना एंडोथेलियल सेल या कोलेजन फाइबर जो उनके अंदर जो डैमेज होती है तो वो एक तरीके से इस पाथवे को एक्टिवेट करती हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे विद इन 1 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है, एक तरीके से बहुत फास्ट पाथवे होता है ये। लेकिन इंट्रिंसिक पाथवे एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है, एक तरीके से ये थोड़ा लंबा समय लेता है। आइए हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका फंक्शन है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए जो प्लेटलेट्स है, एक तरीके से इसके साइज की बात करें तो ये 2 to 4 माइक्रोमीटर का होता है। 2 to 4 माइक्रोमीटर का होता है साइज प्लेटलेट्स का। इसके शेप की बात करें तो इसका शेप जो होता है नॉर्मली सेवरल शेप का रखता है, ये रखता है स्फेरिकल शेप भी होता है, स्फेरिकल रॉड शेप भी रखता है ये, और है ना जब ये इनएक्टिवेटेड होता है तो ये नॉर्मली एक तरीके से सेवरल शेप रखता है ना। तो ये सेवरल शेप यानी ओवल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का भी होता है और रॉड शेप का होता है। इसकी साइज की बात करें तो 2 to 4 माइक्रोमीटर का होता है। इसके वॉल्यूम की बात करें तो 7.5 अगर रेंज में लिखना हो तो 7 to 8 क्यूबिक माइक्रोमीटर होता है इसका वॉल्यूम। अगर इसके काउंट की बात करें तो जो प्लेटलेट्स एक तरीके से ये लाखों में होता है। अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में इसका जो नंबर होता है 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है। बट इन्फेंट की बात करें तो 1.5 लाख टू 2 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है। लेकिन ये जो इन्फेंट है जैसे जैसे ये 3 महीने का होता है एट द टाइम ऑफ 3rd मंथ है ना, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है, इट रीच नॉर्मल आफ्टर 3 मंथ। इसके अगर हम प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना चाहें तो प्लेटलेट्स एक तरीके से है ना ये एक सेल मेम्ब्रेन रखता है,
एक सेल मेम्ब्रेन रखता है, साथ ही साथ ये अंदर की तरफ एक तरीके से कैविटी बना लेता है। एक्सटेंसिव इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कैनालिकुलर सिस्टम। इसको कैनालिकुलर सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसी कैनालिकुलर सिस्टम के द्वारा ये जो हमारा प्लेटलेट्स है अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बाहर निकालता है। अगर बात करें इस सेल मेम्ब्रेन के साथ ही साथ ये माइक्रोट्यूब्यूल्स भी रखता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, साथ ही साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया भी रखता है, और कुछ डेंस ग्रेन्यूल्स भी रखता है, और कुछ अल्फा ग्रेन्यूल्स भी रखता है ना। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसका बहुत अपना इंपॉर्टेंस होता है। अभी अब आप लोग इसके बारे में देखेंगे। इसको बोला जाता है माइक्रोट्यूब्यूल, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा यह हमारा प्लेटलेट्स अपना एटीपी का प्रोडक्शन करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक तरीके से इस प्लेटलेट्स को एक तरीके से एक शेप प्रोवाइड कराता है। अल्फा ग्रेन्यूल्स और डेंस ग्रेन्यूल एक तरीके से सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो एक तरीके से क्लोटिमिन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। साथ ही साथ ये साइटोप्लाज्म एक तरीके से PDGF, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर और लाइसोसोम भी रखता है। तो आइए एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करें। साथ ही साथ अगर बात करें इसका जो सेल मेम्ब्रेन है इस पर एक कवरिंग होती है, इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोलिपिड। जो ग्लाइकोप्रोटीन है एक तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन का जो फंक्शन होता है एक तरीके से ये प्रिवेंट करता है एडहेरेंस को। यानी जब हमारा ब्लड वेसल्स हेल्दी होता है तो प्लेटलेट्स यहाँ पर एंडोथेलियल सेल या पे आके चिपकने ना पाए, इसको प्रिवेंट कराती हैं कौन? ग्लाइकोप्रोटीन, ताकि ये चिपकने ना पाए। लेकिन जब ये डैमेज एंडोथेलियल सेल जब डैमेज हो जाती हैं तो एक तरीके से ये एक तरीके से एसिलरेट भी करती हैं एडहेरेंस को, एसिलरेशन का काम करती हैं ताकि प्लेटलेट्स यहाँ पर आके चिपक जाए। तो एक तरीके से एसिलरेट भी करने का काम करती हैं। जब ब्लड वेसल्स हेल्दी कंडीशन में होता है तो ये प्रिवेंट कराती हैं, और जब रप्चर कर जाता है तो एडहेरेंस को एक तरीके से एसिलरेट कराती हैं। साथ ही साथ एक तरीके से एडेनोसिन डाइफॉस्फेटेस के लिए ये एक तरीके से रिसेप्टर्स भी होते हैं, कौन? ग्लाइकोप्रोटीन। तो एडीपी के रिसेप्टर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन अगर हम फास्फोलिपिड की बात करें तो फास्फोलिपिड एक तरीके से प्रिकर्सर होता है थ्रोम्बोजेन A2 का, थ्रोम्बोजेन A2 और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलेटेड सब्सटेंस। हमने तो ये बात की इसके सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अगर सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात करें तो ये 6 नैनोमीटर थिक होता है। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, है ना। अगर इसके हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे होता है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म अ रिंग अराउंड साइटोप्लाज्म बिलो द सेल मेम्ब्रेन। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक तरीके से पॉलीमराइज्ड प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ polymerized proteins called tubulin, और these tubulin provide structural support for the inactivated platelets। एक तरीके से जब हमारी प्लेटलेट्स इनएक्टिवेटेड होती हैं तो उसका शेप मेंटेन है ना। ये एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती हैं कौन? माइक्रोट्यूब्यूल। और ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। ये जस्ट बिलो द सेल मेम्ब्रेन होती हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाई हुई होती है। अगर इसके साइटोप्लाज्म की बात करें, जो साइटोप्लाज्म है एक तरीके से इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक तरीके से एक्टिन प्रोटीन रखता है, और साथ ही साथ मायोसिन प्रोटीन रखता है, और थ्रोम्बोस्थेनिन भी रखता है, थ्रोम्बोस्थेनिन। जब हमारा ब्लड का क्लॉट, यानी जब हमारा ब्लड वेसल्स में
रप्चर करती हैं तो वहाँ पे जो लूज प्लग था वो टाइट प्लग का फॉर्मेशन कर लेता है, तो ये क्लॉट रिट्रैक्शन होता है। तो इस ये क्लॉट रिट्रैक्शन में एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ताकि एक तरीके से ये जो क्लॉट है उसका साइज छोटा हो जाए और जो ये कटा हुआ एंड है ब्लड वेसल्स का ये आपस में करीब आ सकें और इसका रिपेयरिंग अच्छे से हो सके। तो क्लॉट रिडक्शन में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। एक्टिन, मायोसिन एंड थ्रोम्बोस्थेनिन। साथ ही साथ ये VWF एक तरीके से फैक्टर रखती हैं, जिसको हम बोलते हैं वान विल्ब्रांड फैक्टर। ये वान विल्ब्रांड फैक्टर एक तरीके से प्लेटलेट्स के VWF, वान विल्ब्रांड फैक्टर, ये वान विल्ब्रांड फैक्टर एक तरीके से प्लेटलेट्स के एडहेरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है। साथ ही साथ एक तरीके से ये जो प्लाज्म है PDGF भी रखता है, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है जब रप्चर कर जाता है तो जो डैमेज एंडोथेलियल सेल है वो जो टूट गई हैं उनके प्रोलिफरेशन में एक तरीके से मदद करता है। कौन? PDGF। इसका फुल फॉर्म है प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज ब्लड वेसल्स एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वुंड हीलिंग। साथ ही साथ तो साइटोप्लाज्म है एक तरीके से अपने अंदर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर रखता है। जब प्लेटलेट्स का एडहेरेंस होता है, यहाँ पे जब प्लेटलेट्स आपस में चिपकती हैं तो एक तरीके से ये एक्टिवेट हो जाती हैं और प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर रिलीज करती हैं, ताकि नया दूसरा प्लेटलेट भी आकर यहाँ पे चिपक जाए, यानी प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो सके और एक प्लग का फॉर्मेशन हो सके, ताकि ब्लड का लॉस ना होने पाए। तो ये प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर भी रिलीज करती हैं। साथ ही साथ ये जो हमारा जो प्लेटलेट्स एक तरीके से डेंस ग्रेन्यूल और अल्फा ग्रेन्यूल्स भी रखता है, यानी जो प्लेटलेट्स एक तरीके से है ना डेंस ग्रेन्यूल्स और अल्फा ग्रेन्यूल्स भी रखता है। तो जो अल्फा ग्रेन्यूल्स होता है एक तरीके से क्लॉटिंग फैक्टर रखता है, क्लॉटिंग फैक्टर रखता है। और जो डेंस ग्रेन्यूल्स है एक तरीके से ये सीरोटोनिन, कैल्शियम आयन और लाइसोसोम्स रखता है। अगर फिजियोलॉजिकल वेरिएशन की बात करें तो जो हमारा प्लेटलेट्स है एक तरीके से, अगर एज की बात करें तो एज के अकॉर्डिंग अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में ये 1.5 लाख टू है ना 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है एडल्ट में। लेकिन अगर इन्फेंट की बात करें तो ये 1.5 लाख टू 2 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है। लेकिन ये इट रीच नॉर्मल एट 3rd मंथ आफ्टर द बर्थ, यानी 3 महीने के बाद ये नॉर्मल हो जाता है, 3.5 लाख तक पहुंच जाता है। अगर कैटेगरी यानी सेक्स की बात करें, यानी मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल दोनों में ये इसका काउंट बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड को लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि मेल में जो आरबीसी का काउंट होता है वो 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है, और फीमेल में 4.5 लाख मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लेटलेट्स जो होता है तरीके से मेल और फीमेल दोनों में बराबर होता है, लेकिन ब्लीडिंग फेज के दौरान थोड़ा सा कम हो जाता है। कभी कभी हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, यानी एक तरीके से ऊंचाई पर जाते हैं, तो प्लेटलेट्स का काउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसको उस कंडीशन को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस। प्लेटलेट्स का काउंट जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। ये एक तरीके से जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे आरबीसी का काउंट बढ़ जाता था उसको पॉलीसिथीमिया कहा जाता था, ऐसे ही आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है उसको प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ जाता है उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ जाता है। आफ्टर मील खाना खाने के बाद भी
प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ता है। अगर हम बात करें, है ना, अगर कभी कभी वायरल इन्फेक्शन होता है जैसे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, है ना, और डेंगू फीवर, तो इस केस में क्या होता है कि प्लेटलेट्स का काउंट घट जाता है, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो उस कंडीशन में जो हमारा ब्लड वेसल्स है एक तरीके से, है ना, हमारे ब्लड वेसल्स से जो ब्लड है वो लीक करने लगता है, क्योंकि जो प्लेट प्लग का फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे डेली रूटीन लाइफ में ब्लड वेसल्स रप्चर करती रहती हैं, और उस रप्चर को, ब्लड वेसल्स को प्लग का जो फॉर्मेशन कर रही हैं वो प्लेटलेट्स होती हैं। लेकिन जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो प्लग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो ये एक तरीके से ब्लड का लीक होना स्टार्ट हो जाता है, तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग। तो इसीलिए प्लेटलेट्स का हमारे बॉडी में ये इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, एक तरीके से इसका फंक्शन है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।